कि मात्र 7 वर्षों के अंदर ही कितनी वंदे भारत में सेवाएं दे रही हैं। इन शताब्दी ट्रेनों के रूट्स देखते हैं तो पाते हैं कि ये केवल कुछ ही मेन शहरों तक सीमित है, यानी ये बड़े नेताओं और अफसरों को फैसिलिटेट करने वाली ट्रेनें हैं। हमारे पास 2014 से पहले ऐसे ट्रैक्स ही नहीं थे जिन पर तेज ट्रेनें चल सकें। गरीबों को अच्छी सुविधा देने के नाम पर जो गरीब रथ ऐसी ट्रेनें चलाई गई थी, उनमें कोई खास बदलाव नहीं था। रेलवे में जो ट्रैक सिस्टम है बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम होता है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। वंदे भारत जैसी सुविधाएं इतने कम सालों में एक्सपैंड की जा सकती हैं, तो शताब्दी जैसी सेवाएं क्यों नहीं एक्सपैंड की गई। कुछ वीडियोस आपको अपनी स्क्रीन पर चलते दिख रहे होंगे। ये विजुअल्स हाल ही के हैं जब देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन्स के बारे में लोगों को बता रहे थे। ये ऑलरेडी चल रही वंदे भारत ट्रेनों का नया वर्जन है। जहां अभी तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन्स इंटरसिटी मॉडल पर काम करती हैं, तो वहीं ये नई स्लीपर वंदे भारत लॉन्ग रूट ट्रेन्स होंगी और इनमें लोग सोते हुए लंबी यात्राएं कर सकेंगे। यानी अभी तक जिन ट्रेनों में लोग चेयर कार्स में बैठकर मैक्सिमम 900 किलोमीटर का सफ़र करते थे, उनकी जगह अब नई वंदे भारत उन्हें लगभग 1500 किलोमीटर तक ले जाएगी। ऐसी पहली वंदे भारत हावड़ा यानी कोलकाता से गुवाहाटी के बीच चलने वाली है और उम्मीद है कि इसी के साथ कई और ट्रेन्स भी जल्द ही लॉन्च की जाएंगी। लेकिन इन नई वंदे भारत स्लीपर में क्या फीचर है, ये कितनी तेज़ है, कितनी स्टेबल और स्मूथ है, ये बताने के लिए मैं आपके सामने नहीं हूँ। ना ही मैं आपको ये बताऊंगी कि किस रूट पर ये चलने वाली है। मैं वंदे भारत नहीं बल्कि वंदे भारत के पीछे की सोच पर बात करने वाली हूँ और उस सोच की बात करने वाली हूँ जो चाहती है कि इस देश का आदमी कभी जनसेवा जैसी जनरल ट्रेनों से ऊपर ही ना उठे। जो सोच हमेशा से ट्रेनों में मजदूरों को एक राज्य से दूसरे राज्य ट्रांसफ़र करने का साधन मानती रही, जो ट्रेनों को ट्रांसपोर्ट का मोड नहीं बल्कि वोट बैंक की किस्त समझती रही है। ये सोच क्यों रही है और इसकी जड़ में क्या है? ये है एस्पिरेशन। वो एस्पिरेशन जो इस देश की पूर्ववर्ती सरकारों में पूरी नहीं की गई। इसे समझने के लिए मैं आपको लगभग 4 दशक पीछे यानी 10 जुलाई 1988 को ले चलूंगी। ये वो दिन है जब तत्कालीन रेल मंत्री माधवराव सिंधिया ने पहली बार शताब्दी ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। शताब्दी ट्रेनों का कॉन्सेप्ट कुछ वैसा ही था जैसा आज वंदे भारत ट्रेन का है, यानी हाई स्पीड, कम से कम स्टॉप्स और डेली प्रीमियम सर्विस के साथ 2 बड़े शहरों को जोड़ना। कहते हैं कि सिंधिया को ये कॉन्सेप्ट जापान और फ्रांस की यात्रा से मिला था, लेकिन कुछ सुविधा चालू करना और उसको आम जनता तक पहुंचाना, ये दोनों अलग बातें हैं। माधवराव सिंधिया का ये प्रोजेक्ट था और उन्होंने उसे ज़मीन पर उतार दिया। शताब्दी को लोगों ने हाथों हाथ लिया भी, लेकिन यहीं पर आती है एस्पिरेशन की बात। 1988 से 2014 के बीच एक लंबा अरसा रहा जब कांग्रेस देश की सत्ता में काबिज रही। लेकिन आपको पता है कि क्या इस दौर में कुल कितनी शताब्दी ट्रेनें चलाई गई? 25 से भी कम। लेकिन मैं आपको शताब्दी का ये नंबर क्यों बता रही हूँ? इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप ये समझें कि एस्पिरेशन क्या चीज़ होती है। शताब्दी जैसा ही कॉन्सेप्ट वंदे भारत का भी है। वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत फरवरी 2019 में हुई थी, लेकिन आपको पता है कि मात्र 7 वर्षों के अंदर ही कितनी वंदे भारत में सेवाएं दे रही हैं, तो इसका टोटल नंबर है 82 यानी 82 और लगातार नई वंदे भारत इंट्रोड्यूस हो रही हैं। तो बेसिकली जहां 2.5 दशक में शताब्दी ट्रेनों की संख्या 2 दर्जन के ऊपर भी नहीं जा पाई, तो वहीं वंदे भारत का नंबर उनसे 4 गुना हो गया है और वो भी 1/3 समय में। यानी आज से पहले की सरकारें चाहती ही नहीं थी कि प्रीमियम ट्रेन सर्विसेज आप तक पहुंचे। कभी भी उन्होंने मास सर्कल पर अच्छी सुविधाएं देने का विचार ही नहीं किया। एक और बात, जब आप इन शताब्दी ट्रेनों के रूट्स देखते हैं तो पाते हैं कि ये केवल कुछ ही मेन शहरों तक सीमित है और इनमें से कई तो दिल्ली से दूसरे प्रदेशों की राजधानी के लिए ही हैं। यानी ये बड़े नेताओं और अफसरों को फैसिलिटेट करने वाली ट्रेनें हैं। लेकिन जब आप वंदे भारत के रूट्स देखते हैं तो ये पता चलता है कि श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक देश का शायद ही ऐसा कोई बड़ा शहर है जहां अब वंदे भारत नहीं पहुंचती हो।
आज वंदे भारत देश में एस्पिरेशन वर्ग की ट्रेन है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी सुविधा उठाना चाहते हैं। 2019 में लॉन्च होने से लेकर अब तक वंदे भारत देश के 7.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को एक से दूसरी जगह पहुंचा चुकी है। सवाल ये उठता है कि अगर वंदे भारत जैसी सुविधाएं इतने कम सालों में एक्सपैंड की जा सकती हैं, तो शताब्दी जैसी सेवाएं क्यों नहीं एक्सपैंड की गई? इसका फिर वही जवाब है, एस्पिरेशन। कांग्रेस सरकार हमेशा से रेलवे को उसी कॉलोनियल माइंडसेट से देखती आई है जिससे ब्रिटिश इसे देखते थे, लेकिन शताब्दी और वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों पर ही ये एस्पिरेशन वाली बात लागू नहीं होती है। ये बात तो उन ट्रेनों पर भी लागू होती है जिनसे इस देश के आम आदमी का सरोकार है, यानी जनरल और स्लीपर जैसी ट्रेनें। चाहे छठ हो या दिवाली, महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु से वापस होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, बंगाल के मजदूरों की वीडियो हर साल वायरल होती है। ट्रेनों के जनरल डब्बों में लोग खचाखच भरे हुए होते हैं, सांस लेने की जगह नहीं होती है। ट्विटर पर इन वीडियोस को देखकर लोग दुख जता रहे होते हैं, रेलवे को गालियां देते हैं, लेकिन कभी समस्या की जड़ में नहीं जाते। आपको ये याद होगा कि कुछ साल पहले तक रेलवे बजट हमारे आम बजट से अलग आया करता था और रेल बजट में भी फोकस इस पर नहीं होता था कि कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, कहाँ हाई स्पीड रेल बनेगी, कौन से नई सेफ्टी टेक्नोलॉजी लाई जाएगी, बल्कि रेल बजट का मतलब नई ट्रेनों के ऐलान से था और नई ट्रेनों का मतलब वोटों से था। लालू यादव जब देश के रेल मंत्री थे तब ऐसी तमाम ट्रेनें बिहार से चलाई गई जिनका मेन फोकस लेबर्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का था। इस टाइम में जनसेवा, जनसाधारण जैसी ट्रेनें चालू की जाती थी। यहाँ तक कि गरीबों को अच्छी सुविधा देने के नाम पर जो गरीब रथ ऐसी ट्रेनें चलाई गई थी, उनमें कोई खास बदलाव नहीं था, बल्कि साइड की 2 सीटों की जगह 3 सीटें लगा दी गई थी। अगर आप इसकी तुलना आज के समय से करें तो मोदी सरकार अमृत भारत जैसी ट्रेनें चला रही है। ये नॉन एसी ट्रेन्स भी हैं और उसी स्टैंडर्ड की भी हैं जैसा स्टैंडर्ड महंगी ट्रेनों का होता है। चाहे स्पीड हो या सीटें या फिर डिब्बों के अंदर मिलने वाले कंफर्ट्स, सबका ध्यान रखा गया है। चाहे विजुअली हो या राइड क्वालिटी वाइज, दोनों तरह से ट्रेनें सस्ती होने के बाद भी प्रीमियम है। लेकिन ऐसा क्यों है? मेरा जवाब वही पुराना है, एस्पिरेशन। लालू यादव जैसे मंत्रियों को एस्पिरेशन ही नहीं थी कि देश का आम आदमी भी अच्छी सुविधाएं पा सके। रेलवे उनके लिए मजदूर ट्रांसपोर्ट करने का एक जरिया था, और जब एस्पिरेशन ही नहीं होगी तो भला नई हाई स्पीड ट्रेन्स कहाँ से आएंगी? कहाँ से भला दुनिया की टेक्नोलॉजी के बराबर हम पहुँच भी पाएंगे? जब दुनिया बुलेट ट्रेन्स की ओर शिफ्ट हो रही थी तब हम सोच रहे थे कि एक और जनसाधारण ट्रेन कैसे चलाई जाए, और यही वजह है कि वंदे भारत का विरोध आज यही जमात करती है। ट्रेनें तो छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि पुराने ट्रैक्स को अपग्रेड करना और नई टेक्नोलॉजी को लाना भी इन लोगों को पसंद नहीं था। हर आदमी चाहता है कि उसे कैरी करने वाली ट्रेन ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड से चले। लेकिन क्या आपको पता है कि ट्रेनें तो छोड़िए, हमारे पास 2014 से पहले ऐसे ट्रैक्स ही नहीं थे जिन पर तेज़ ट्रेनें चल सकें। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा संसद में पेश किया हुआ एक डेटा ये बताता है कि साल 2014 से पहले इस देश के टोटल रेल नेटवर्क का केवल 6% हिस्सा ही ऐसा था जहां 130 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अधिक गति से ट्रेनें चलाई जा सकती थी। देश में 93% ट्रैक्स यानी पटरियां ऐसी थी जिन पर या तो मैक्सिमम 110 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 130 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेनें चलाई जा सकती थी। इसमें भी 110 वाला हिस्सा 56% था। आज की तारीख में देश का 77% नेटवर्क ऐसा है जिस पर 110 किलोमीटर से ज़्यादा की रफ्तार से ट्रेन चल सकती है। सोचिए, जब पटरी ही कैपेबल नहीं होगी तो भला ट्रेन कैसे चलेंगी? और ऐसा नहीं है कि पटरियों को लेकर ही बहुत काम हो रहा था। इस मामले में भी अगर आप डेटा सुन लेंगे तो चौंक जाएंगे। यूपीए सरकार के दौरान सिर्फ नई पटरियां बिछाने या स्पीड अपग्रेड को लेकर ही शिथिलता नहीं थी, बल्कि इलेक्ट्रिफिकेशन हो या फिर ट्रैक्स का दोहरीकरण, किसी मोर्चे पर गंभीरता थी ही नहीं। 2014 के बाद से इन मोर्चों पर क्रांति सी आ गई। रेलवे का डेटा कहता है कि 2014 के बाद से अब तक 34,000 किलोमीटर से ज़्यादा नए ट्रैक्स यानी पटरियां बिछाई जा चुकी हैं। 2004 से 2014 के बीच केवल 14,000 किलोमीटर की नई पटरियां बिछी थी, यानी इस मोर्चे पर मोदी सरकार में 2 गुने से भी ज़्यादा काम हुआ है। इसी के साथ ट्रैक्स के इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो इस मामले में चमत्कार हो गया। आज की तारीख में देश का लगभग 99% ब्रॉड गेज नेटवर्क इलेक्ट्रीफाइड है। 2014 से पहले आज़ादी के लगभग
67 सालों में केवल 25% नेटवर्क ही इलेक्ट्रीफाइड किया जा सका था। और यही नहीं बल्कि ट्रेनों के जल्दी चलने के लिए भी ज़रूरी होता है कि ट्रैक्स पर कंजंक्शन ना हो। इसके लिए ट्रैक्स को डबल किया जाता है, यानी आने और जाने वाली ट्रेनों के लिए अलग अलग ट्रैक्स बिछाए जाते हैं। इस मोर्चे पर भी मोदी सरकार में ही काम हो सका है। डेटा बताता है कि अब तक लगभग 18,000 किलोमीटर ट्रैक का मोदी सरकार मल्टी ट्रैकिंग करवा चुकी है, यानी बेसिक इंफ्रा को बनाने में ही मोदी सरकार को सारी मेहनत झोंकनी पड़ रही है। क्योंकि इससे पहले सिर्फ इस बात पर ध्यान दिया गया कि वोट बटोरने के लिए ट्रेनों का ऐलान कर दो, भले ही हमारे पास कैपेसिटी ना हो। लेकिन सिर्फ कैपेसिटी की ही समस्या थी, ऐसा नहीं है, बल्कि इससे भी बड़ी समस्या सेफ्टी की है। 2004 से 2014 और 2014 से 2025 तक के बीच डेटा कंपैरिजन ये दिखाता है कि हादसों का नंबर भी तेजी से घटा है। 2004 से 2014 के मुकाबले अगर मोदी सरकार का कंपैरिजन किया जाए तो ट्रेन एक्सीडेंट्स का नंबर आधे से भी कम हो गया है। जहां यूपीए के 10 वर्षों में देशों में 1700 से ज़्यादा रेलवे एक्सीडेंट्स हुए, तो वहीं मोदी सरकार में ये नंबर गिरकर 678 हो गया। इनमें होने वाली डेथ्स का नंबर भी घटा है, लेकिन ये ऐसे ही नहीं घटा है, बल्कि इसके लिए काम करना पड़ा है। मैंने आपको जो एस्पिरेशन वाली बात बताई थी, उसमें एक एंगल ये भी है कि आपकी ट्रेनों में कोच कैसे लगते हैं। यूपीए सरकार में ट्रेनों के कोच तक बदलने में ढिलाई की जाती थी, लेकिन मोदी सरकार में 42,000 से ज़्यादा LHB कोचेस बन चुके हैं। LHB कोच हादसे के समय एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते, जबकि पुराने ICF कोच हादसे का शिकार होते हैं तो बुरी स्थिति होती है। लेकिन कोचेस के साथ ही हादसे रोकने के लिए भी कवच सिस्टम डेवलप किया गया, जिसको अब डिप्लॉय किया जा रहा है। यात्रियों के साथ ही रेलवे क्रॉसिंग्स पर हादसे ना हो, इसके लिए 12,000 से ज़्यादा अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग्स खत्म की गई। मैं आपको ना जाने कितना ऐसा डेटा बता सकती हूँ। रेलवे में बहुत से ऐसे काम हुए हैं जो आपको शायद अपनी ट्रेन यात्राओं के दौरान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके बिना सुखद यात्राएं पॉसिबल ही नहीं है। और इस सरकार ने सिर्फ ट्रेन यात्राओं को ही एस्पिरेशनल नहीं बनाया है, बल्कि ओवरऑल एस्पायरिंग कैसे बेटर हो, इस पर भी काम किया है। ट्रेन यात्रा का एक्सपीरियंस सिर्फ ट्रेन नहीं बल्कि वो स्टेशन भी अच्छा बनाते हैं जहां यात्रियों के लिए सुविधाएं हो। आज से कुछ साल पहले अगर आप किसी छोटे बड़े स्टेशन पर जाते होंगे तो बहुत चांसेस हैं कि आपको वो बहुत ख़राब हालत में मिलते थे। चारों तरफ गुटखा पान मसाला के दाग, पुराने प्लेटफॉर्म्स, टूटी बेंच, पुराने फुटओवर ब्रिज और ओवरऑल ख़राब एक्सपीरियंस। लेकिन आज अगर किसी स्टेशन पर जाएं तो शायद आपका पर्सपेक्टिव पूरी तरह बदल जाएगा। रानी कलमापति से लेकर गोमती नगर और अहमदाबाद से लेकर चिन्ना सालेम तक आज स्टेशनों का कायाकल्प हो गया है। लिफ्ट से लेकर अच्छे वेटिंग लाउंज तक लोगों की सुविधाओं में सुधार आया है। इसके पीछे वही सोच है, एस्पिरेशन ही वो चीज़ है जो आपको जनसाधारण एक्सप्रेस दिलवाती है, और एस्पिरेशन ही वही चीज़ है जो आपको वंदे भारत दिलवाती है। इसी एस्पिरेशन से आप एयरपोर्ट जैसे स्टेशन पाते हैं। लेकिन ये सब तब नहीं होता जब गुंडा राज लाने वाले, बिहार को बर्बाद करने वाले और इंडस्ट्री को समाप्त करने वाले लोग रेल मंत्री बनते हैं। ये तब नहीं होता जब सड़क और एक्सप्रेसवे को अमीरों का साधन बताने वाले लोग सत्ता में होते हैं। आज देश में रेलवे के लिए क्रेज़ है। एक बड़ा तबका है जो रेलवे इंजन्स, अलग अलग ट्रेन्स और पूरे रेलवे कल्चर पर बात करता है। इन्हें हम रेलवे फैंस भी कह सकते हैं। ये तबका इसलिए क्रिएट हुआ है क्योंकि रेलवे आज कूल है, टेक्नोलॉजी पर बात करना कूल है, क्योंकि रेलवे अब सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का साधन है और मजदूर सप्लाई करने का जरिया ना समझकर एक कल्चर में बदल चुका है। इस नए भारत की एस्पिरेशन अगर ऐसे ही मैच होती रही तो शायद वो दिन दूर नहीं जब हमारा रेलवे वर्ल्ड क्लास ही नहीं बल्कि उससे एक कदम और आगे होगा और यात्रा करना कोई बोझ नहीं बल्कि प्लेजेंट एक्सपीरियंस होगा। देखते रहिए ऑप इंडिया।